बारे में जो विचार विमर्श हम करने जा रहे हैं उससे भारत सरकार का और भारतीय कौंसलावास का बहुत ही गहरा संबंध है। हम सब मिल करके इस अभियान को, इस उद्देश्य को पूरा करना चाहते हैं और हमारा लक्ष्य है कि शिक्षण संस्थाएं, सामाजिक संस्थाएं और सरकारी एजेंसियां सब मिल करके आगे बढ़ें, क्योंकि हम सबका उद्देश्य एक ही है। आपको शायद याद होगा, जिन लोगों ने न्यूयॉर्क में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय, उस समय इसका नाम क्षेत्रीय भी था, हिंदी सम्मेलन में भाग लिया था, वहाँ पर हमारे युवा हिंदी संस्थान के सभापति डॉक्टर सुरेंद्र गंभीर, विश्व हिंदी सचिवालय के महासचिव, कार्यकारी महासचिव श्री गुलशन सुखलाल और अन्य लोगों ने मिलकर के, डॉक्टर वेद मेहता, डॉक्टर एला गड्ढा, सब लोग वहाँ थे और हमने ये विचार किया था कि हिंदी का पाठ्यक्रम, हिंदी संबंधी गतिविधियाँ और भारत के साथ संवाद, अमेरिका से भारत, भारत से अमेरिका आने के लिए विद्यार्थियों को या शिक्षकों को ऐसी व्यवस्था की जाए। तो इसको ध्यान में रख करके हमने हिंदी केंद्र का विचार किया और उस संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया गया। तो आपकी अनुमति से मैं उसको दोबारा पढ़ देता हूँ। प्रस्ताव हिंदी में है, लेकिन उसके पहले हमने जो वक्तव्य भेजा था आदरणीय मोले साहब को, शंभू जी आपको याद होगा, तो उसे उन्होंने एक रिपोर्ट के रूप में भारत सरकार के पास भेजा। और शंभू जी क्षमा कीजिएगा, हम नहीं चाहते कि, आप जानते हैं कि बहुत सारी ऐसी रिपोर्ट होती है, डॉजियर होती हैं, जो विदेश मंत्रालय की फाइलों में दबी हुई, वो धूल के नीचे दबी हुई हैं। तो शायद आप लोगों ने सफाई कर दी है यहाँ पे, लेकिन विदेश मंत्रालय में क्या स्थिति है हमें पता नहीं है। आदरणीय मुले साहब ने हमें ये आश्वासन दिया कि यह फाइल, जिसमें कि हिंदी केंद्र संबंधी बातें हैं, जो प्रस्ताव है, और मुझे विश्वास है कि आपके कौंसलावास ने उसका अनुमोदन किया है, उसको धूल चाटने की नौबत नहीं आएगी। इसी उद्देश्य से यह प्रस्ताव उन्हें पेश किया गया था अप्रैल 25 और 27 के बीच हुए सम्मेलन में, जिसमें यह कहा गया था कि इस देश में हिंदी के लिए अनेकों कार्य करने हैं। मैं विस्तार से नहीं जाऊँगा, लेकिन मुख्य जो बातें हैं वो ये हैं कि डेवलपिंग वर्किंग रिलेशनशिप बिटवीन US बेस्ड टीचिंग एंड कम्युनिटी इंस्टीट्यूशंस एंड हिंदी इंस्टीट्यूशंस इन इंडिया, सच एज केंद्रीय हिंदी निदेशालय, जो कि प्रमुख संस्था है, आपके संविधान के तहत बनाई गई है, जिसके 2 बड़े अधिकारी यहाँ नहीं आ सके, उनके तर्ज पर, अथवा सेंटर फॉर कल्चरल रिसर्च एंड ट्रेनिंग दिल्ली, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज इन मैसूर, इनको देखते हुए, इनसे प्रेरणा लेते हुए हम यहाँ पर टू डेवलप K-16 मटेरियल एंड सिलेबी एड्रेसिंग द नीड्स ऑफ हेरिटेज एंड नॉन हेरिटेज लर्नर्स इन द अमेरिकन हेमिस्फीयर। हेरिटेज और नॉन हेरिटेज आवश्यक इसलिए है कि हमारा प्रयास है कि हमारे जो विरासत के बच्चे हैं, हेरिटेज बच्चे हैं, वो सीखें, लेकिन हमें उसके आगे जाना है। जैसे कि उदाहरण देते हुए, शायद ये अनुचित नहीं होगा कि चीनी भाषा सीखने के लिए जिन विश्वविद्यालयों में कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट अनुदान देती है, वहाँ पर चीनी भाषा सीखने के लिए गैर चीनी विद्यार्थी की संख्या अधिक है, चीनी विद्यार्थी कम है। तो ये आप देखेंगे वाइड स्पेक्ट्रम, हिंदी के साथ भी ये हो सकता है और होना चाहिए। तो इसीलिए हम दोनों को साथ, और दोनों को पढ़ाने की विधाएँ भी अलग अलग हैं। अगर आप हेरिटेज हैं तो आपको हम दूसरे तरीके से पढ़ाएंगे, अगर नॉन हेरिटेज विद्यार्थी हैं, जिनको कि भारतीय संस्कृति से कोई संबंध नहीं है, उनको पढ़ाने का पाठ्यक्रम बिल्कुल अलग होगा। इसलिए दोनों को इस पूरे पश्चिमी गोलार्ध, जो कि कनाडा से लेकर के और ब्राज़ील तक, हम चाहते हैं कि हिंदी शिक्षण का प्रसार हो। और यह कार्य कैसे होगा? तो इसके लिए न्यू इनिशिएटिव फॉर इंडिया हमें ये प्रारंभ करना है और ये प्रस्ताव में शामिल है। उसके बाद चूँकि विश्व के सभी कोने से लोग और शिक्षार्थी हिंदी शिक्षा प्राप्त कर सकें, इसलिए वर्चुअल क्लासरूम बनाना बहुत जरूरी है। और आप जानते हैं कि बहुत सारे कार्य हम लोग स्वयंसेवक की तरफ ऐसे वॉलंटियर करते रहते हैं, लेकिन टेक्निकल काम ऐसा होता है, बहुत खर्चीला काम है और इसके लिए काफ़ी बड़ी धनराशि की आवश्यकता है। और वहाँ आकर के हमारी जो अमेरिकी संस्थाएँ हैं, जो सामाजिक संस्थाएँ, युवा हिंदी संस्थान की तरफ और अपने हेरिटेज एजुकेशन एजुकेटर्स फॉर हेरिटेज
ऑफ इंडिया जो है, इस तरह की संस्थाएं के पास इतना धन नहीं है। तो यह कार्य कैसे होगा? वर्चुअल टूर ऑफ इंडिया हम कर सकते हैं, यानी भारत के बारे में सामग्री जो वास्तविक वहाँ का जो जीवन है, संस्कृति है, उसके हम वीडियो क्लिप लगा सकते हैं वेबसाइट पर, जिसको लोग देख सकें और उससे प्रेरणा लेकर हम अपने पाठ्यक्रम बना सकते हैं। इसके लिए भारत सरकार के अनेक संस्थाओं से सहयोग संभव है और उसे लेना चाहिए। उदाहरण के लिए हमने दिया था नाम डिपार्टमेंट ऑफ टूरिज्म, इनक्रेडिबल इंडिया, उसकी वेबसाइट पर हिंदी की बहुत कमी है, लेकिन उनके पास इतने खूबसूरत दृश्य हैं, चित्र हैं, वीडियो हैं, उनको हम हिंदी में करके और अपने पाठ्यक्रम को अनुरूप बना करके वो सामग्री हम आसानी बना सकते हैं। तो हम लोगों को ऑनलाइन हिंदी टीचिंग एंड लर्निंग अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ बढ़ना चाहिए और ये सब कार्य करने के लिए एक संस्था की आवश्यकता है, जिसका हमने कल्पना की हिंदी के लिए। तो जो प्रस्ताव दिया गया है पिछले वर्ष में, जो ये है कि इस केंद्र का कार्य क्षेत्र बाल और युवा पीढ़ी में हिंदी का ज्ञानवर्धन और उसके निमित्त भाषा अधिग्रहण के लिए समुचित कार्यक्रमों और गतिविधियों का प्रावधान करना, क्षेत्र के विभिन्न देशों में यानी कि वेस्टर्न हेमिस्फीयर में चल रहे हिंदी कार्यक्रमों के लिए प्रस्तावित केंद्र शोध समर्थित पठन पाठन की आधुनिकतम विधियों और समुचित सामग्री का संकलन और वितरण करेगा, शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए कार्यशालाओं का आयोजन करेगा और प्रौद्योगिकी के समावेश से ऑनलाइन पाठ्यक्रमों की व्यवस्था करेगा और समाज में बहुभाषिकता के प्रति जो कल बात हुई थी, बाइलिटरलिज्म, हम उसको मल्टीलिंगुअलिज्म की तरफ ले जाना चाहते हैं, उसके प्रति और हिंदी अध्ययन अध्यापन के लिए एक नई चेतना विकसित करने के लिए जो कदम उठाने चाहिए उठाए जाएंगे। और उसी संदर्भ में ये प्रस्ताव दिया गया था कि जो मॉरिशस में विश्व हिंदी सचिवालय है उसकी तर्ज पर, लेकिन कोई आवश्यक नहीं है, हमने उसके बाद भी कार्य किया और श्री मुंडे साहब के साथ कई बैठकें हुई जिनमें ये पारित हुआ कि हिंदी संगम और अनेक संस्थाओं के सहयोग से इसकी रचना की जाए। इसकी स्थापना न्यू जर्सी में हम करें तो शायद नैतिक अच्छी मिल सकती है। तो इसके बारे में विस्तृत योजना वेद जी करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि इस सत्र की अध्यक्षता के लिए श्री मुंडे जी का अनुपस्थित उन्होंने अनुमति दे दी हम लोग आगे बढ़ने के लिए। तो हमारे केंद्रीय हिंदी संस्थान के भूतपूर्व उपाध्यक्ष डॉक्टर लक्ष्मी प्रसाद गड्ढा जी, आप इस सत्र की अध्यक्षता करें, मेरा ये प्रस्ताव है, ये आप सब लोगों को स्वीकार हो। तो इसी के साथ मैं आपसे अनुमति चाहूँगा और संचालन का दायित्व डॉक्टर केरला गड्ढा के हाथों में देते हुए मैं उन्हें 2-3 डॉक्यूमेंट देना चाहता हूँ। एक तो पिछले साल का प्रस्ताव और दूसरा इस वर्ष का प्रस्तावित प्रस्ताव जो कि वेद जी आपके सामने रखेंगे। और नवंबर 1 और 2-3 को मॉरिशस में जो विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ वहाँ का प्रस्ताव नंबर 19, उसमें भी ये बात कही गई कि न्यूयॉर्क क्षेत्र में हिंदी केंद्र की स्थापना होनी चाहिए, यानी कि हमारे प्रस्ताव जो अप्रैल में किए उसको उन्होंने अनुमोदन किया। और सब मुझे आप इस पर ध्यान दें कि 2 बड़ी संस्थाओं ने और हिंदी सचिवालय भारत और मॉरिशस सरकार का सम्मिलित उपक्रम है, उन्हें हमारा समर्थन प्राप्त है, आपका समर्थन प्राप्त है, मुझे से आप चाहते हैं, तो इसमें दिक्कत क्या है? तो मैं चाहता हूँ इसके आगे डॉक्टर वेद चौधरी जी, जिन्हें बहुत ही व्यापक अनुभव है न्यू जर्सी में अनेक उच्च पदों पर कार्य करने का, आप वैज्ञानिक रहे हैं, इंजीनियर रहे हैं, इस प्रदेश के असिस्टेंट कमिश्नर रहे हैं, आपको बहुत इस बारे में अनुभव है। आप कृपा करके यहाँ आएँ और अपना एक प्रस्तुतिकरण दें कि ये हिंदी केंद्र कैसा होना चाहिए। इसके बाद आप इस प्रस्ताव को देखें और आप सब लोग सहमति से हम आगे बढ़ें और दूसरे वक्ताओं को दीजिए। नवीन मेहता जी को भी आप मंच पर आने के लिए हम अनुरोध करते हैं।
डॉक्टर सुरेंद्र गंभीर जी और उपेंद्र जी, मैं आपसे सबने आग्रह करता हूँ कि आप मंच पर आ जाइए। शंभू जी, आपका काम है, हम कर रहे हैं, आइए आइए। बेतौरी जी, नमस्कार। रटगर्स यूनिवर्सिटी के प्रांगण में उपस्थित होकर यहाँ मुझे बहुत पुरानी यादें आ रही हैं। मैं इस रटगर्स यूनिवर्सिटी में आज से 50 साल पूर्व सितंबर 1965 में एक ग्रेजुएट स्टूडेंट होके इसी कैंपस में आया था। मेरा रटगर्स यूनिवर्सिटी के परिवार के साथ बहुत लंबा संबंध रहा है। भारत में कम रहा हूँ, उत्तर प्रदेश से हूँ, हिंदी से प्रेम है, संस्कृत से प्रेम है, लेकिन यहाँ 50 साल रहने के बाद अंग्रेजी मुख्य भाषा हो गई और हमें कभी कभी हिंदी बोलने के लिए शब्द यहाँ रहता है लेकिन जुबान पे नहीं आता है। तो कभी ऐसा हो तो हमें क्षमा कीजिए। बहुत खुशी की बात है कि एक साल पहले जो हमारा सम्मेलन हुआ था न्यूयॉर्क यूनिवर्सिटी में, वहां पे ये प्रस्ताव किया गया था कि हिंदी की गति को बढ़ाने के लिए हमारे इस एरिया में, क्योंकि इतने सारे भारतीय मूल के लोग हैं यहाँ, कि हमारा अपना केंद्र होना चाहिए। उसके लिए हम अब तक बात करते रहे और हमें बताया गया, क्योंकि मैंने अपने पिछले पोजीशन में जहां मैं असिस्टेंट कमिश्नर था डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में, वहां पे मुझे सारे स्टेट के जो हमारे डिपार्टमेंट के लैंड्स एंड बिल्डिंग्स प्रॉपर्टीज एवरीथिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, इन एडिशन टू 10 अदर थिंग्स। तो अशोक जी ने हमको कहा कि हम इस केंद्र के रूपरेखा के लिए थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, जिससे कि केंद्र के नाम के बाद कुछ ये भी रहे कि क्या करेगा, कैसा होगा, कुछ रूपरेखा बनाए, ब्लूप्रिंट। तो उसका मैंने थोड़ा सा श्री गणेश किया है, वो आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो सबसे पहले तो हमने रूपरेखा देने के लिए पहले ये सोचना है कि इस सेंटर का लक्ष्य क्या है, उद्देश्य क्या है। और ये जरा दुविधा की बात थी कि मैं हिंदी में या इंग्लिश में प्रेजेंटेशन करूं, क्योंकि आपने देखा है पिछले 2-3 दिन में कि यहाँ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको हिंदी भाषा से, संस्कृति से, भोजन से, संगीत से, नृत्य से बहुत प्रेम है, अनुराग है, लेकिन वो हिंदी नहीं पढ़ सकते। और सबसे बड़ी बात कही गई कि हम अपनी जो नई पीढ़ी है उसको अपनी सभ्यता के साथ जोड़ रहे हैं, लेकिन अभी उनको हिंदी नहीं आती है। तो इसलिए मैंने प्रेजेंटेशन इंग्लिश में रखा है, लेकिन मैं हिंदी में आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। तो थोड़ा सा इसके लक्ष्य उद्देश्य क्या है भूमिका बनाने के लिए, उसके बाद में इसका कार्य क्षेत्र क्या जो हम हिंदी का केंद्र, उसको सोचने के बाद फिर हम सोचेंगे कि वो कार्य को करने के लिए इस तरह का कर्मचारी वर्ग चाहिए। जब उसका थोड़ा सा अनुमान हो तब हम कह सकते हैं कि भाई इस काम करना है हमें, तो उसके लिए क्या किस तरह की सुविधाएं और स्थान की हमें आवश्यकता है। तो हम ये स्टेप बाय स्टेप और थोड़े समय में आपको बताने की कोशिश करेंगे। लक्ष्य जैसे आपने बताया और डॉक्टर सुरेंद्र गंभीर ने पिछले साल से ही प्रपोजल में दिया था, उसको मैं दोबारा से बता रहा हूँ। इस बार भी सुरेंद्र जी ने हमें जो कमेंट्स दिए हैं उनके अनुसार सबसे पहला लक्ष्य तो ये होना चाहिए कि हम अपनी जो नई पीढ़ी है उसको इस तरह से बाइलिंगुअल, बाइकल्चरल बनाएं, जिससे कि सबसे बड़ी बात यह है कि हम अपनी जो नई पीढ़ियाँ आ रही हैं
उनको भारत के साथ जोड़े रखें। क्योंकि अभी जो आप देख रहे हैं, हमारी जो पीढ़ी, हम लोग जो आए हैं भारत से, उन्होंने जो भारत के लिए किया है, क्योंकि मैंने जो कि पहले भी जो सिलिकॉन वैली में हुआ उसका प्रभाव पड़ा हमारे बंगलोर में। हमारा जो आईटी फील्ड में इतना अग्रसर हुआ हमारा देश, उसका कुछ लोगों ने किया है, इसलिए भी कुछ बात ने कहा है योग जब यहाँ बढ़ा अमेरिका में, तो भारत में भी उसकी बहुत प्रशंसा हो रही है, जबकि योग तो हमारे यहाँ कुछ 2000 साल से पहले से चल रहा, लेकिन उसकी गति धीमी हो गई। यहाँ जब गति बढ़ी तो लगा कि ओ ये तो बहुत बड़ी चीज़ है। देखिए कितना बढ़ता जा रहा है कि योग तो कितनी योग में ध्यान कितनी बड़ी चीज़ है। इसी तरह से अगर हम अपने भारतीय सभ्यता पर गर्व करें और यहाँ दिखाएं कि यहाँ इस तरह से हिंदी भाषा और सभ्यता के बारे में पढ़ाई जा रही है, नहीं हमारी ही पीढ़ी नहीं बल्कि और विद्यार्थी भी सीख रहे हैं, इसका बहुत असर पड़ेगा सारी जगह। और अब कई बार कहा जा चुका है, भारत की शासन प्रणाली में भी ये समझ आ रही है कि हाँ, बाहर के देशों में जो ब्रेन ड्रेन नहीं हुआ है, तो इसका हम बहुत अधिक लाभ उठा सकते हैं अगर हम उसको ठीक दिशा में चैनलाइज करें। दूसरा कि इस ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण, कितने सारे कॉरपोरेशंस भारत से व्यापार करना चाहते हैं। उनके जो कर्मचारी हैं, बड़े लेवल के छोटे लेवल, जानते हैं उन सबको कि हिंदी भाषा और सभ्यता की जानने की बहुत अच्छी आवश्यकता है। सुरेंद्र जी ने जब उस दिन बोला था शुक्रवार, किसी लड़की ने आपको लिखा था कि हिंदी भाषा और संस्कृति जानने की वजह से जो आत्मीयता वो अपने के लोगों से मिलती है, जितने कम समय में कर सकती है, वो ऐसे फॉरनर चाहिए तो बहुत समय लगता है। लोग यही सोचते थे तो फॉरनर है, इसको तो यहाँ की हमारी आत्मीयता नहीं आती, लेकिन अगर भाषा और सभ्यता आती है तो बहुत जल्दी वो अपने संबंध इकट्ठे किए जा सकते हैं, जो कि बहुत आवश्यक है किसी भी कॉर्पोरेशन, किसी भी संस्था की सफलता के लिए। तो इसको करने के लिए हमें हिंदी का सब तरह से प्रगति आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, जिससे कि ये यहाँ नॉर्थ अमेरिका लिखा है मैंने, लेकिन बाद में सोचा नॉर्थ अमेरिका ही नहीं, कैरेबियन में और गुयाना और सूरीनाम जो कि साउथ अमेरिका में पड़ते हैं, सभी के लिए हम ये कार्य क्षेत्र बनाएं और एक तरह का जो भी एडवांसमेंट है, जो भी प्रगति है, सबके लिए बड़ा हो। और भारत सरकार का बहुत समय से और अब मोदी जी के आने के बाद कि हम संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस में भी हिंदी एक भाषा की स्वीकृति मिले, उसके लिए भी कदम उठाएं। अब अवसर आ गया है कि हम ऐसा कर सकते हैं और ये संभव है अगर हम लोग सब मिलकर इसको करें। तो कार्य क्षेत्र उस लक्ष्य के अनुसार ये है कि हम जैसे हिंदी में जो सब लोग प्रेमी हैं, जिनको कुछ हिंदी के पढ़ाने में, हिंदी के साहित्य में, हिंदी की रचना में, हिंदी के जो सामग्री है उसको तैयार करने में लगे हुए हैं, उनको बुलाएं। पिछली साल जो न्यूयॉर्क में हुआ था, तभी भी हमने बहुत सारे प्रोफेसर एंड एकेडमिक्स आए थे। इस बार भी हमने भारत से भी, यहाँ से भी बहुत सारे ऐसे लोगों को जोड़ा है। तो ये है कि ऐसे लोग जो पहले से ही रख हैं, उनको हम जोड़े, संलग्न करें और एक सिनर्जी पैदा करें। एंड जो यहाँ पे कम्युनिटी सेंटर्स में और स्कूल्स में, कॉलेजेस में जो जैसे चल रहा है उसको बढ़ाएं, क्योंकि अशोक जी ने जैसे बताया, कई बार मेंशन किया है, यहाँ पे चीनी भाषा का इतना ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है हर एक लेवल। स्कूल्स में ऐसे फॉरेन लैंग्वेज पढ़ाई जाती है और यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस में, यही आप देख लीजिए, डॉक्टर्स में देख लीजिए, प्रिंसटन में देख लीजिए, यूपेन में देख लीजिए, कोलंबिया, NYU, जहाँ भी देखिए आप, चाइनीज़ के कितने स्टूडेंट सीख रहे हैं, कितने कोर्सेज हैं, कितनी सामग्री है। हम स्टार्ट ऑफ में जाते हैं, वहाँ पर प्रदर्शनी लगती है कि कितनी सामग्री है संस्थाओं में। तो सोनाली जी और जो लोग सारे लोग जो जाते हैं स्टार्ट ऑफ में देखते हैं, चाइनीज़ लोगों की तो कितनी सामग्री का ढेर लगा हुआ है और भारतीय लोगों का तो कुछ ज़्यादा है। तो वो सामग्री पैदा करने की बात है और करिकुलम जैसी चीज़ें बनाने की बात है।
दूसरा ये कि ज़्यादातर जैसे जो हमारे साउथ एशिया के डिपार्टमेंट हेड आए थे यहाँ पे, उन्होंने बताया कि उन्होंने जयपुर में जाके हिंदी पढ़ी। तो जो भी हिंदी में थोड़ा आगे जाना चाहते हैं इंटरमीडिएट के लेवल से, तो उनके लिए बहुत आवश्यक है कि वो ऐसी जगह में रहें जहाँ पर कि हिंदी ही दिन रात उनको बोलनी पड़े। इसके बाद भारत में उनको इस तरह से प्रबंध किया जाए यूनिवर्सिटीज़ के माध्यम से कि एक्सचेंज जिसको बोलते हैं, लैंग्वेज एंड कल्चरल एक्सचेंज, इमर्शन प्रोग्राम्स किए जाए। इन सब की सुविधाएँ जो है इस जो हम केंद्र की बात कर रहे हैं उसके क्षेत्र में आना चाहिए। और मूल्य जी, आपका स्वागत है। हम शुरू कर चुके हैं केंद्र के बारे में बात करने के लिए। इस तरह का केंद्र जो कि हम जिसकी स्थापना करना चाहते हैं, उसके कार्य क्षेत्र में ये भी कि हम वहाँ पे सब तरह की लिटरेरी और जो अपनी कल्चर की बातें हैं, टीचर्स हैं, अध्यापक हैं, एजुकेटर, सब तरह के कवि सम्मेलन कल हुआ था, जो शोध होता है, रिसर्च, उन सबको एक साथ बुलाएं और जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं उनको होस्ट करें। हिंदी दिवस होते हैं, बहुत तरह के सम्मेलन होते हैं, और ये कि अपने सारे जो यहाँ पे भारतीय मूल के लोग हैं उनको इन्वॉल्व करने के लिए, उनको जोड़ने के लिए होली दिवाली जो भी हमारे कल्चरल फेस्टिवल है उनको बढ़ावा दें और उनको इस तरह से प्रस्तुत करेंगे जिससे कि हमारी नई जनरेशन के, नई पीढ़ी के बच्चे सीखें। जैसे कि आज जो टीचर्स ने बताया था पहले सत्र में कि ऐसे काम करें जिससे उनका और भारतीय सभ्यता से अनुराग बढ़ता है, रुचि बढ़ती है। फिर दूसरा ये है कि हम कैसे सभी पब्लिक स्कूल्स को, कॉलेजेस को, यूनिवर्सिटीज़ को संपर्क स्थापित करें और सुविधाएं प्रदान करें और एक्सचेंज करें, जिससे कि अभी जो है काम जगह जगह काम हो रहे हैं, कितने सारे स्कूल चल रहे हैं, जगह जगह चल रहे हैं, और जो भी नेतृत्व करते हैं बहुत ही सराहनीय काम है कि इतना काम चल रहा है। लेकिन अभी कोई उनके अंतर्गत भी सब अपने अपने तरह से काम करते हैं, और स्कूल्स कॉलेज का भी यही है, सब अपने अपने तरह से काम करते हैं। वो अच्छी बात है कि अपने इंडिपेंडेंट करते हैं, लेकिन दूसरा अंग ये भी है कि अगर उनमें कुछ साथ आने का, समय समय पे एक दूसरे से सीखने का और बढ़ावा देने का माध्यम रहे तो उससे प्रगति बहुत बढ़ती है। हर एक सभ्यता में क्या होता है कि जब तक कि लोग साथ नहीं आए तब तक काम अलग अलग जगह होते रहते हैं। 1000 साल में भारत में क्या हुआ, 1000 साल पहले भारत में साइंस की, मेडिसिन की, हर एक चीज में हम सबसे आगे थे। पिछले 1000 साल में हमारी, क्योंकि कोई निश्चित राजनीति की तरफ से, राज्य की तरफ से प्रोत्साहन नहीं मिला, साथ आने का नहीं मिला, अलग अलग जगह काम होते रहे। जबकि यूरोप में सब एक दूसरे से मिलके, बातचीत करके, सोच समझ के जो काम बढ़ाया साइंस में, तो इतना आगे काम बढ़ा। वो इसीलिए क्योंकि साथ काम की, प्रोत्साहन मिला संस्थाओं का, गवर्नमेंट का। तो वो जो है बहुत बड़ा अंतर करता है कि हम इस तरह की संस्था हो जिसमें कि सब लोग साथ आए, सिनर्जी करें, एक दूसरे से सीखें, एक दूसरे को प्रोत्साहन दें, एक दूसरे का काम बढ़ाएं। वो बहुत बड़ी चीज़ होती है जिसको हम नहीं समझते हैं अभी तक। इस तरह की संस्था की जाए तो जो 1 से 1 11 होते हैं, 2 नहीं, सबसे बड़ी बात है। तो स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में बैड सिचुएशन जो है एक लिंक बनाए, ऑडिटोरियम का जितना है, एक क्लीनिंग हाउस करें। जैसे
अगर हिंदी पढ़ानी है स्कूल्स में तो टीचर्स कहाँ से आएंगे? अभी हमारे हिंदी पढ़ाने वाले जो लोगों को सर्टिफाइड टीचर्स हैं वैसे लोग कम, तो कहाँ से शुरुआत की जाए? और अगर स्कूल्स में चाहिए टीचर्स और टीचर्स कहीं उपलब्ध हैं उनको भी लिंक करने का, एंड ऐसे आउटरीच कॉर्पोरेट वर्ल्ड कि कॉर्पोरेट वर्ल्ड में तरह तरह की आवश्यकताएं हैं, कुछ सोच जानते हैं कुछ नहीं जानते हैं, लेकिन कोई साधन नहीं है। वो अपने लोकल यूनिवर्सिटी से बात कर सकते हैं और वैसे तो कोई ज़्यादा साधन नहीं, तो उसको साथ लाने के लिए ये केंद्र जो है बहुत कुछ काम कर सकता है। ये कार्य क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए कि किस तरह का कर्मचारी वर्ग चाहिए हमको, वो मैंने लिखा है कि एक तो शुरू करने के लिए कोई भी काम एक निर्देशक डायरेक्टर लेवल का होना चाहिए, जिसको कि बहुत अनुभव हो इस बारे में, जो कि बहुत संस्थाओं से संपर्क कर सके, जिसको इसमें रुचि हो, प्रेम हो एंड अनुभव हो कि वो इसका डायरेक्शन करें, निर्देशक। और फिर साथ में अगर कार्य बढ़ते हैं तो एसोसिएट डायरेक्टर या सहायक निर्देशक। एक तो ये काम है। दूसरा काम ये है कि सामग्री बनाने के लिए पढ़ने पढ़ाने या ऑनलाइन कोर्स देने के लिए, क्योंकि अब नई पीढ़ी के लिए नई तरीके से हमने तो समझना है यहाँ पर जैसे पढ़ी है वैसे नहीं पढ़ानी। अब तो हमारे बच्चे और दुनिया दूसरी डायरेक्शन जा रहा है, iPads एंड थोड़े दिनों में स्मार्टफोन्स से सारा कुछ किया जा सकता है। तो उस दिशा में सोचना है, उस दिशा में सामग्री तैयार करनी है। उसके लिए जो प्रोफेसर्स हैं, जो प्रोफेसर्स यहाँ भी आए हैं, कम से कम 2 फुल प्रोफेसर या इक्विवेलेंट जिसको बोलते हैं, कि मैंने 3 या 4 पार्ट टाइम कम से कम शुरू करने के लिए हों कि जिनको ये काम दिया जाए कि वो सामग्री तैयार करें। फिर अगर ऐसे करना है तो कंप्यूटर लैब एंड डेटाबेस एक्सपर्ट जैसे लोग चाहिए, क्योंकि अगर ऑनलाइन करना है तो उसके लिए बहुत टेक्निकल स्किल की ज़रूरत है। एंड अगर सारी चीज़ें होंगी तो फिर ऑफिस के लिए संभालने के लिए कोई चाहिए। और इस तरह की संस्था हो तो उसमें बहुत सारे जो कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं उनको टीचिंग असिस्टेंट या रिसर्च असिस्टेंट या इंटर्न्स के लिए लगाया जा सकता है। उसमें दोनों को लाभ, संस्था का बहुत काम हो सकता है और उनको बहुत सारा अनुभव मिल सकता है। तो ये तो सभी संस्थाओं में ऐसे होता है कि जहाँ भी प्रोफेसर्स होंगे तो वहाँ पे थोड़े टीचिंग असिस्टेंट, रिसर्च असिस्टेंट, इंटर्न्स वगैरह रहेंगे। और बाद में जैसे बहुत सारे अभी हमारे कम्युनिटी सेंटर चल रहे हैं, उसमें वॉलंटियर टीचर ही काम कर रहे हैं, उस तरह से इस केंद्र में वॉलंटियर टीचर्स भी जैसे एमएससी में चल रहा है, भारतीय विद्या में चल रहा है, इस तरह से भी टीचिंग का, हिंदी को पढ़ाने का काम चलता रहे, क्योंकि अगर इसकी संस्था है तो ये काम तो किया जा सकता है। और वो एक एक्चुअली एक उदाहरण के जैसे जो नई सामग्री बनाई जा रही है उसका भी प्रदर्शन किया जा सकता है इस तरह के। तो अगर इस तरह का कर्मचारी वर्ग चाहिए तो किस तरह की स्थान और सुविधाएं की आवश्यकता है। तो ये मैंने सोचने के बाद में लिखा है कि एक तो जिसको जैसे हम बोलते हैं मल्टीपर्पज हॉल या मल्टीपर्पज रूम हो, जिसमें कि करीब 250 लोगों की बैठने की कैपेसिटी हो, फिर जिसको कि डिवाइड किया जा सकता है। तो वो इसीलिए मल्टीपर्पज रूम है। तो उसमें एक साथ बैठना हो तो 250 लोग तक बैठ सकते हैं, स्टेज के बाद 200-250, और नहीं तो 3-4 में बांटा जा सकता है। जो स्पेस रिक्वायरमेंट के एस्टिमेट्स हैं उसको मैंने लेके देखा है कि 250 सीट्स के लिए करीब 3000 स्क्वायर फुट जगह की आवश्यकता होती है, जो कि 50 फीट बाई 60 फीट हो सकता है। फिर 6 ऑफिसेस की, जिसमें कि एक सेंटर डायरेक्टर निर्देशक के लिए, असिस्टेंट एसोसिएट डायरेक्टर के लिए, 2 प्रोफेसर्स के लिए, आईटी के लिए और ऑफिस असिस्टेंट के लिए। तो 6 ऑफिस की आवश्यकता होना चाहिए, जिसमें कि हमने दिया है साइज का एस्टिमेट 300 स्क्वायर फुट, हालांकि वो थोड़े बड़े में है, उसमें एक में 2 भी किए जा सकते हैं जैसी आवश्यकता हो उस हिसाब से रखा है। 4 क्लासरूम्स जिससे कि तरह तरह की सुविधाएं प्रदान की जा सकें
जिसमें कि हर एक में 20 स्टूडेंट्स एक साथ बैठ के कुछ पठन पाठन कर सकते हैं। मीडिया लैब, जिसमें कि iPads वगैरह से पहले से लगे हों, इक्विप्ड हों, और उसमें जो नई तकनीकी से पढ़ाई होती है उसका लाभ उठा सकते हैं। एक लाइब्रेरी, और फिर अगर इतना साधन है तो लंच रूम, किचन, एक मीटिंग कॉन्फ्रेंस रूम, थोड़ा स्टोरेज एरिया। तो इस सबको मिला के करीब 10,000 स्क्वायर फुट में जो जितना हमने बताया है वो किया जा सकता है। एडिशनली पार्किंग की जरूरत होती है, वो अलग बात है। अब इतने स्थान के लिए अगर आप उसकी कॉस्ट क्या हो सकती है, वो इस पर निर्भर करता है कि वो जगह कहाँ है। तो ये ख्याल में रखते हुए कि चाहे लैंड हो या उसको बनाने के लिए कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट हो, अगर टेम्परेरी लीज भी करनी है तो लीज के लिए भी, ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई जगह हो जहाँ पे कि इजीली लोग आ जा सकते हैं, और जहाँ पे कि इंडियन पॉपुलेशन भी हो और प्रोफेशनल स्टाफ और स्टूडेंट्स को भी इजीली मिल सकें। तो ये लोकेशन यहाँ पे जो है मिडलसेक्स काउंटी कहलाती है, जिसमें हमारे असेंबलीमैन फॉर्मर असेंबली पंद्रह रह चुके हैं। यहाँ पे सबसे अधिक भारतीय लोगों की मूल की लोगों की संख्या है, और रटगर्स यूनिवर्सिटी की वजह से इसमें इतने सारे हिंदुस्तानी लोग आए, यहाँ पढ़े, यहाँ जॉब्स मिलते हैं, यहाँ हैं। तो ये एक बहुत अच्छी लोकेशन है जहाँ पे ये सारी रिक्वायरमेंट जो हमने बताई वो पूरी की जा सकती है। और रटगर्स यूनिवर्सिटी का माध्यम है, प्रिंसटन भी पास में है, केन यूनिवर्सिटी दूर नहीं है, और इन तीनों यूनिवर्सिटीज़ में काफ़ी हिंदी भाषा और के बारे में, सभ्यता के बारे में बहुत कुछ किया जा रहा है। तो अगर लागत की बात की जाए तो इस एरिया में मैंने कॉस्ट के एस्टिमेट्स देखे हैं कि करीब $200 पर स्क्वायर फुट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पड़ेगी, जो कि करीब 2 मिलियन पे, और लगभग 1 एकड़ लैंड जो कि इस एरिया में इस कैटेगरी में 1 मिलियन के करीब पड़ेगी। तो सब मिला के फैसिलिटीज़ के माने फिर बिल्डिंग तो बन गई, उसके बाद में उसको फर्निश करना है, सब तरह की सुविधाएं करनी, तकनीकी भी करनी है, और तो इक्विपमेंट, फर्नीचर, लैंडस्केपिंग, सब कुछ 1 मिलियन के अंदर। तो सारा मिला के लैंड, बिल्डिंग एंड फैसिलिटीज का 3 से 4 मिलियन का एस्टिमेट हमें लगता है आवश्यकता है। तो ये जो है सबसे बड़ा पहला कदम, जो कि बड़ा भारी कदम है, वो उठाने की आवश्यकता है। और फिर उसके बाद में फिर सालाना अगर इस तरह की कोई संस्था की जाए तो उसका सालाना खर्च रहता है। सालाना खर्च में होगी कि स्टाफ को सैलरीज एंड बेनिफिट्स देने, अब जो भी प्रोग्राम करें उनके अलग से एक्सपेंस आएंगे, ऑफिस है, IT है, उनके ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हैं, एंड मेंटेनेंस। तो उसका भी मैंने अनुमान लगाया है कि स्टाफ के लिए, जो स्टाफ मैंने अभी बताया